गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के क्षेत्र में किए गए नवान्वेषण, नई पहल और जम्मू कश्मीर में इनोवेटिव सर्विस सिस्टम को रिप्लिकेट करने एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के इस 2 दिवसीय विचार मंथन के लिए मैं श्री जितेंद्र सिंह जी को, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग को और जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव और इस पूरे कार्य योजना से जुड़े हुए अपने सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी अधिकारियों एवं स्टेक होल्डर्स को कश्मीर घोषणा के जरिए की जा रही पार्टनरशिप तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम गुड गवर्नेंस शब्द को खोजने की शुरुआत करेंगे तो पहली बार 1992 में इसका जिक्र हुआ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, और उसके जो 8 मुख्य सिद्धांत उस समय तय हुए, जन भागीदारी पहला था, आम सहमति दूसरी थी, जवाबदेही तीसरी थी, पारदर्शिता, उत्तरदायी प्रभावी, कुशल न्याय संगत और समावेशी शासन प्रक्रिया, 6 पैरामीटर उन्होंने तय किए। सरकारी संस्थाएं, योजना, विभिन्न कार्यक्रम, समाज कल्याण की गतिविधियां, यह सभी प्रयास प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसकी जरूरत के मुताबिक लाभ पहुंचे और आवाम यह भी देख सके कि जिन कार्यों के लिए रुपया दिया जा रहा है वह रुपया उन्हीं कार्यों पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसका जिक्र अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी ने किया। और आज मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में पारदर्शी उत्तरदायित्व का शासन लागू करने के पीछे मेहता साहब और उनकी टीम, उनके साथी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पंचायत में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है कि उसके गांव में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बनाए गए प्लान या सरकारी तौर पर किए जा रहे काम में कितने पैसे आए हैं और किस काम पर खर्च हुए हैं। सब कुछ जेके बीम्स एम्पावर योजना के तहत पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है ताकि हम जवाबदेह सुशासन लोगों तक पहुंचा सकें। और मैं मानता हूं कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी लाने वाला जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी रहती है। मित्रों, ट्रांसपेरेंसी बड़ा गूढ़ शब्द है। इतिहासकार कहेंगे कि साहब यह तो 15वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में आया, लेकिन मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस के लिए अगर ऐतिहासिक तथ्यों की ओर हम जाएंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही किया था और कहा था कि राजा की जनता के प्रति जिम्मेदारियों को समझाते हुए चाणक्य ने लिखा कि स्वयं जाकर उनकी जरूरतों के बारे में जानना, उसके लिए कार्य योजना बनाना तथा उसकी खुद निगरानी करना, यही सुशासन है। चाणक्य से पहले जन कल्याण की ही संस्कृति पर महर्षि व्यास ने जो लिखा है, राजा प्रजानाम हृदयम शरीरः, माने प्रजा राजा का शरीर है और राजा उसके शरीर में हृदय के समान विद्यमान है। तो ये हमारी नीति, हमारी मूल भावना रही है कि समाज के हर तबके की धड़कनों को सुनना और उसके लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारी के साथ काम करना। वह जमीन पर कितना उतरता है, इस पर बड़े विचार मंथन होते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके प्रयासों में कोई कमी न रहे। और इसलिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। मित्रों, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की आरजू जरूरी है। रोमन स्कॉलर सिसेरो का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मोर इज लॉस्ट बाई इनडिसीजन देन रॉन्ग डिसीजन। कभी कभी इतना समय हम लगा देते हैं कि उस निर्णय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आप लोग जिस जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हैं,
वहाँ अनिर्णय, अनिश्चय, असमंजस, दुविधा ये केवल शब्द नहीं है। मैं मानता हूं कि लाखों लोगों के जीवन की भाग्य रेखा को बनाने और बिगाड़ने में इसका योगदान होता है। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जिम्मेदारी की भावना हमेशा मन में प्रबल रहनी चाहिए, तब शायद हम इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। That's why it's my firm belief that speed of decision making is critical, and subsequently our efforts should be to reduce delays in implementation process. Also, we all need to remember that behind every file, every single note, there are people. Whatever you do or decide not to do in that particular moment impacts a large section of people. So your process cannot be mechanical and has to have elements of human touch. मैं समझता हूँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 21वीं शताब्दी में जिसका जिक्र भी संजय सिंह जी कर रहे थे, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, ये ऐसे टूल्स हमें मिले हैं कि ये गुड गवर्नेंस को और भी मजबूत करेंगे। और तब तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भी मुझे लगता है कि चाणक्य और महर्षि व्यास की भावना अगर हम साथ लेकर के चलेंगे तो विकास को भी गति मिलेगी, सामाजिक क्षेत्र में भी हम प्रभावशाली तरीके से काम कर सकेंगे। मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी है, उसमें सुबह का एक सेशन आपका बैंक आपके द्वार, मुझे सौभाग्य प्राप्त है। उस समय मैं भारत सरकार में मंत्री था, उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ हुआ था। आज़ादी के बाद और जब ये लॉन्च हुआ, बैंकों की संख्या बड़ी कम थी। ये विचार आया कि कैसे गांव-गांव तक ये बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें, क्योंकि जनधन खाते अनेक योजनाएं भारत सरकार ने जो शुरू की थी उसको लेकर के आवश्यक महसूस हो रहा था और इसलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया। और केवल विश्वसनीय डाक सेवा ही नहीं बल्कि वो विश्वसनीय बैंक सेवा भी हो सके। और मैं मानता हूं कि ये बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी देश में इसके माध्यम से प्रारंभ हुई। मुझे खुशी है कि गुड गवर्नेंस के कार्यक्रम में आज इस पर विचार मंथन हो रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत, डिजिटल भारत जैसे कार्यक्रमों के जो लाभ हैं उसे विकास की कतार में खड़े अंतिम नागरिक तक पहुंचाना ये अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही निरंतर प्रगति ने एक बहुत बड़ी आबादी में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को आम जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। पिछले अप्रैल में एशियाई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट मैंने देखी, उसके मुताबिक 2020 में हमारे मुल्क में 25.5 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हुए। अगर इसको हम देखें तो चाइना और यूएस ये दोनों से ज़्यादा हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो बात मेहता जी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि सेल्फ गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ देश बढ़ रहा है और अंतिम लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। और उसका माध्यम उन्होंने जन भागीदारी, जवाबदेही तथा जिम्मेदारी, ये 3 बातों का जिक्र उन्होंने किया था। आज और कल 2 दिनों में आप जिन विषयों पर विचार मंथन करेंगे, मैं मानता हूं कि उसमें इन तीनों का समावेश होगा। 2015 में उन्होंने सीनियर अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया था, उसमें बहुत से आप लोगों के सीनियर्स भी रहे होंगे, आप में से भी कुछ साथी रहे होंगे, जिन्होंने 2016 में गुड गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में जिन 19 बिंदुओं की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी, मैं समझता हूं आज देश और अनेक राज्य उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। और जैसा अभी जिक्र हुआ है मेरे पहले कि कोरोना महामारी के बावजूद अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाने में कामयाब हुए हैं, लोगों को मदद पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, तरक्की के नए माइलस्टोन तय कर सके हैं, तो मुझे लगता है समाज के लोगों को बेनिफिट दे सके हैं बिना किसी असुविधा के, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा था कि सभी सर्विसेज को
फेसलेस, पेपरलेस बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी तय की जाए, हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाए, हर मोबाइल फ़ोन में भारतीय भाषाओं के फीचर हों और जनधन आधार तथा मोबाइल जैम के जरिए वित्तीय समावेश हो, मोबाइल आधारित पहचान भी सुनिश्चित की जाए तथा श्रीनगर दोनों सेक्रेटेरिएट अभी मेहता जी ने जिक्र किया, ई ऑफिस के जरिए काम कर रहे हैं। 200 ट्रक फाइल लेकर के जम्मू से श्रीनगर जाते थे, श्रीनगर से जम्मू आते थे। हजारों कमरे होटलों में लिए जाते थे। मुझे लगता है कि इसी ऑफिस के कारण लंबे समय से चली आ रही ये व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। उसके विवरण आपके सामने पहले ही बताए जा चुके हैं। सभी जिलों में भी हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी सेवाओं को की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी 100% की जा सके, करप्शन पर लगाम लगाई जा सके। जेके आईग्राम्स का जिक्र श्रीनिवासन जी ने किया है, मैं उसमें ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। इसी कड़ी में हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, डीसीज और एसपीज भी लोगों से मिलने का भी काम कर रहे हैं। कोविड में ये काम बंद हो गया है। ब्लॉक दिवस जैसे कोविड ठीक होगा, इसे भी हम लोग चालू करेंगे। एलजी अवामी मुलाकात में भी लोगों की समस्याओं के समाधान की हम सब कोशिश कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस पावर्ड बाय डिजिटल गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की सर्विसेज मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों, डिजिटल लिटरेसी मिशन को हर गांव तक पहुंचाया जा सके, सभी सब्सिडी डायरेक्ट लोगों के खाते में जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके और प्रोजेक्ट को गति दी जा सके। मैं समझता हूं कि ये सुनिश्चित करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी निकायों को प्रभावी सर्विस डिलीवरी के लिए मजबूत किया जा रहा है। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने गवर्नेंस की एक नई इबारत लिखी थी, जब उन्होंने कहा था, जिसका जिक्र हमारे चीफ सेक्रेटरी ने किया, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। कुल 18 नए रिकमेंडेशंस ने सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी चर्चा यहाँ होने वाली है। उसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने रखी थी और उन्होंने गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क हम सभी के सामने रखा, उसी के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करके हम एक भारत एक और श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र हुआ है, कल इस पर चर्चा भी होगी। जम्मू कश्मीर के 2 जिले हैं, 115 जिलों में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, उसका मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है। हम सब भी विचार कर रहे हैं कि इसी तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जम्मू कश्मीर में तय करके इस काम को हम लोग यहाँ भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माननीय जितेंद्र सिंह जी के संसदीय क्षेत्र उधमपुर में जीविका कार्यक्रम के जरिए हजारों किसानों को लाभ मिला है। मैं मानता हूं कि शासन की प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए तथा विकास की इस दौड़ में हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जरूरी है कि इस तरह की पॉलिसी पर जन भागीदारी की भावना से काम किया जाए। पॉलिसी को तराशा जाए, ये बड़ा आवश्यक है। एक मूर्तिकार का नाम आप लोग जानते हैं, माइकल एंजेलो। एक पत्थर का टुकड़ा उनको मिल गया था और उन्होंने उसे जब मूर्ति बनाई तो लोगों ने पूछा कि साहब ये कैसे किया, ये वही पत्थर है? तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, मूर्ति तो उसमें विद्यमान थी उसी पत्थर में, मैंने थोड़ा तराश दिया। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जिस दिन हम तय करेंगे, एंजोला इस तरह से घबराया नहीं, खूबसूरत मूर्ति बना सकता है। मुझे लगता है कि आप सब भी, हम सब भी मिल करके खूबसूरत मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी जिक्र हुआ है, उसमें भी एक खूबसूरत मूर्ति छिपी थी। दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया था। पिछले साल जो सफल चुनाव हुए हैं, मैं कह सकता हूँ फ्री, फेयर और बिना एक बूंद रक्तपात के, शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव भी हुए और आज फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जिक्र हुआ, 12,600 करोड़ रुपए, और उनकी चर्चा के आधार पर पंचायत, ब्लॉक, डीडीसी वृहद चर्चा के आधार पर ये प्लान बना है और पिछले साल की तुलना में दुगने से ज़्यादा है। ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से बनाने की हम सब ने कोशिश की है।
नया काम है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन हमारी मनसा स्पष्ट है। हम ईमानदारी से इस काम को पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी विकास में आवश्यक है और गुड गवर्नेंस का इतिहास भी वही बना सकते हैं। राजेंद्र बाबू अक्सर एक बात कहते थे कि हर एक आदमी अगर दिल लगाकर सोचे और कार्यक्रमों को देखे तो ज़्यादा सुधार हो सकता है, बजाय इसके कि सरकार की तरफ से उस काम को जांचने के लिए अवसर मुकर्रर किए जाएं। हम जो संसाधन, जो पैसा किसी काम के तहत, किसी पॉलिसी के तहत खर्च कर रहे हैं, उसको नापने का पैमाना यही है, क्या उस पैसे से, उस पॉलिसी से आम आदमी के जीवन में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरा मानना है फ़र्क तभी आएगा जब हमारी पॉलिसी सिर्फ कागज़ पर नहीं होकर रिस्पॉन्सिव, मॉरली करेक्ट और एक्शन ओरिएंटेड होगी। कबीर दास का एक दोहा आप सब सुने होंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर हमारी पॉलिसी खजूर के पेड़ की तरह बनती है तो मुझे लगता है न बने वही बेहतर है, क्योंकि खजूर से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कागज़ पर ढेर सारी योजनाएं बना दी जाएं, ज़मीन पर न उतरे, सामान्य आदमी के जीवन में उससे कोई बदलाव न हो। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इस पर सोच विचार करके फैसला लेने की जरूरत है। कोई भी हम निर्णय करें, सोच कर करें कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या ये हम जिन लोगों के लिए बना रहे हैं उनको कोई लाभ मिलने वाला है? अगर ये विचार हम रखेंगे, कितने लोगों की जिंदगी इससे सुधर पाएगी। मुझे लगता है कि ये इस तरह की इनोवेटिव पॉलिसी से जरूर फर्क पड़ेगा। और अनेक ऐसे कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, समय नहीं है कि मैं एक का जिक्र करूं, जिससे यहाँ के युवा, किसान और युवतियाँ जुड़ी हैं। 10-11 महीने पहले वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, अनेक परिवर्तन पिछले कुछ दिनों में हुए। 70 साल की एक ऐसी लीगेसी हमें मिली थी, लेकिन फिर भी हम सब ने हिम्मत नहीं हारी और सभी परिस्थितियों का हमारे अधिकारियों ने हिम्मत के साथ मुकाबला किया और उसका परिणाम अब दिख रहा है। 2016 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर 22% थी और मई 2019 में 16.3% थी, लेकिन मार्च 2021 में ये 9.5% आ गई। कोरोना की वजह से ये आंकड़ा अभी बढ़ा है और 12.1% मई की रिपोर्ट जो जून में जारी हुई है। लेकिन फिर भी मैं इस सभागार में कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों से हम आगे हैं इस मामले में। ये पिछले कुछ दिनों की उपलब्धि है और ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देती है, उसने ये रिपोर्ट दिया है। कई कारणों से ये हो सका है, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ। बैक टू विलेज कार्यक्रम में जब हम सबने तय किया कि हर पंचायत में 2 युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए हम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 20,000 नौजवानों को हम आर्थिक सहायता पहुंचा सके, जिसमें 25% महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। और इस साल का हमने लक्ष्य रखा है, इस साल 50,000 ऐसे नौजवानों को हम आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे जो अपना उद्यम खड़ा कर सकें। ये मोटे तौर पर हम लोगों ने फैसला किया है। सेवा भावना से पूरी कश्मीर की टीम, जम्मू कश्मीर की टीम काम कर रही है और मैं कहना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस के जो भी मानक हो सकते हैं, हम सब कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ ज़मीन पर उतारा जाए। विलियम टेंडल ने जब 15वीं शताब्दी में गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा कि ईश्वर तथा इंसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें भगवान ने इंसान को संस्थाओं को चलाने की शक्ति दी है। सो विद द स्पिरिट आई वुड सजेस्ट, forget about failure. Let's start counting how many attempts we are making, which is completely aligned with the vision of administration. And in my opinion, it is high time that we move away from process-based administration to performance-based administration to bring in more efficiency in the system.
मैंने कार्यक्रम की डिटेल मैंने कहा कि देखा है, बैक टू विलेज पर भी चर्चा होगी। और मेहता साहब ने बहुत कम समय में अपनी बात 10 मिनट से कम समय में रखी है। मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा कि अब मेहता साहब खुद या कोई हमारे प्रशासन का व्यक्ति कल विस्तार से बैक टू विलेज ये केवल कहानी नहीं है, किस तरह से भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी की 54 स्कीम का पूरा सैचुरेशन किया गया है, जन भागीदारी कैसे बढ़ाई गई। और अटल डुल्लू साहब यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट मिलजुल करके हमारे प्रशासन के सभी लोगों ने जनता के सहयोग से, यहाँ के धार्मिक गुरुओं और बाकी लोगों के सहयोग से मैनेज किया है, मुझे संतोष है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको जो ये कह सके कि हमें जब पीक पर हम थे तब भी किसी को ऑक्सीजन बेड हमने डिनाई किया हो। शायद ये देश का अकेला यूटी या अकेला राज्य होगा जहाँ स्थिति थी। जब शुरू किया था हमने अगस्त और सितंबर में, तो हमारी ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी। आज हमारी 56,000 है और जुलाई अंत में 90,000 LPM हमारी कैपेसिटी होने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। और सेहत का जिक्र किसी ने किया, आयुष्मान भारत की तर्ज पर 5 लाख रुपए हर परिवार को सेहत स्कीम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 26 दिसंबर को लॉन्च किया था। और कोशिश हो रही है कि ऑन द स्पॉट शिकायतों का निराकरण कैसे किया जा सके, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, इसे भी मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पाठक जी, शहरी क्षेत्रों में हमारे धीरज गुप्ता, इन लोगों ने अनेक कार्यक्रम किए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी शुरुआत बैक टू विलेज में हुई थी और लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। मेहता जी ने बताया है कि कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए, मैं उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी 25 साल पहले शुरू हुई परियोजना आज पूरी हो रही है। भारत सरकार ने जो मेन ट्रांसमिशन लाइन कश्मीर की सैंक्शन की थी, सैंक्शन में ही उस समय लिखा गया था कि रजौरी या पुंछ में एक 400 KVA का सब स्टेशन बनना चाहिए। वो आज तक नहीं बना, बनाने की कोशिश हम सब प्रारंभ कर रहे हैं। तो अनेक बातें हैं, उन पिछली बातों को भूल करके एक नए जम्मू कश्मीर की तरफ हम सब बढ़ना चाहते हैं। JKI-DFC का जिक्र हो गया है, अनेक काम इसके कारण हो सके हैं जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के रूप में थे। 19 में माननीय जितेंद्र सिंह जी के मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के जिलों में किए जा रहे नए इनोवेशन को संकलित कर एक पत्रिका निकाली थी। रियासी में प्रोजेक्ट जल शक्ति, कठुआ में तालाबों का पुनर्जनन, बांदीपुरा में लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जो काम हुए थे उसको प्रकाशित किया गया था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आए हुए अनेक लोग अनेक विषयों पर अपनी अपनी बात रखेंगे, इनोवेशन क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारीगण से मेरा आग्रह होगा कि इसे संकलित करने की ज़रूरत है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम जम्मू कश्मीर में भी उसे लागू करें, इस पर काम करने की ज़रूरत है। सुशासन संकल्प और कश्मीर घोषणा 10 मुख्य बातों का जिक्र इसमें किया गया है। प्रभावी तरीके से हम कैसे काम करें इस पर हम सब विचार करेंगे। और अभी जो MOU साइन हुआ है, एक कार्यक्रम बनाया है सौरभ भगत जी ने, हमारे GAD ने, चीफ सेक्रेटरी ने, बाकी अधिकारियों ने मिलकर के। एक जगह मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, वो है रेवेन्यू का फील्ड। मुझे लगता है कि जो हमारे नीचे के अधिकारी, उनको कैसे हम बेहतर ढंग से ट्रेन कर सकें। बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपने बनाया है, मेरा आग्रह होगा कि एक रेवेन्यू का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में चलाने की ज़रूरत है। बाकी जो कार्यक्रम बने हैं बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। जो लोग बाहर से आए हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में। इससे हम लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।